नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा बहुत ही नजदीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है और उसी को जांचने के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को डेली लगा सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आपको पता है 30 क्वेश्चन रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों पूरे के पूरे छठे हुए क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्या रहा, जल्दी से पढ़िए। 85 व्यक्तियों के एक समूह में 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं, 37 किताबें पढ़ते हैं तथा 8 ना तो उपन्यास और ना ही किताब पढ़ते हैं। तो उन लोगों की संख्या बताइए जो उपन्यास या किताबें पढ़ते हैं। देखो 8 लोग जो है वो कुछ नहीं पढ़ते इन दोनों में से। इसका मतलब इस 85 से अगर मैं इस 8 को माइनस कर दूं तो सिर्फ मेरे पास वो लोग बचेंगे जो या तो उपन्यास या तो कविता या दोनों पढ़ते हैं, है ना। तो आप मुझे बता दो उन लोगों की संख्या क्या होगी, या तो उपन्यास या तो कविता पढ़ते हैं। यहां नहीं बोला है कि वो दोनों भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं बोला गया कि वो दोनों नहीं पढ़ते। इसका मतलब मैं उस केस को भी लूंगा जहां पर यह बोला गया है कि वो दोनों भी पढ़ते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 8 बाई 85। ये वह लोग होंगे जो या तो उपन्यास या तो कविता पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। ये तो कितना आ जाएगा 77। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, उन लोगों की संख्या बताइए जो उपन्यास और कविता दोनों पढ़ते हैं। अब जरा गौर करिएगा, 77 लोग जो है, यहां मैंने क्या निकाला, 77 लोग ऐसे हैं जो उपन्यास कविता या फिर दोनों पढ़ते हैं, अगर यहां देखो 77 लोग वो हैं जो या तो उपन्यास या तो कविता या दोनों पढ़ते हैं। अब देखो यहां 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं और यहां 37 लोग क्या पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो समझना, ये मैं लिखता हूं पहले 77। इस 77 में क्या क्या है, जो लोग उपन्यास पढ़ते हैं, जो लोग कविता पढ़ते हैं, या फिर जो लोग दोनों पढ़ते हैं, लेकिन अगर इस 45 और इस 37 को जोड़ता हूं, 45 प्लस 37 को जोड़ता हूं, तो उसमें मुझे वो लोग मिलेंगे जो उपन्यास और जो लोग कविता पढ़ते हैं। समझ रहे हो, वो लोग उपन्यास और कविता पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज छुपा हुआ है, जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, कितना हो रहा है ये देखो तो, 2 7 और ये 82। अब इस 82 से अगर मैं 77 को माइनस करूंगा तो मेरे पास वो लोग बचेंगे जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। आर यू गेटिंग? तो कितने लोग हो गए, 5 लोग वो हो गए जो कविता और उपन्यास दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिए गए परिदृश्य के आधार पर विकल्पों में से वह निर्णय चुने जो सर्वाधिक उपयुक्त हो। क्या बोल रहा है, शोध में पता चलता है कि बाहर खेलने से बच्चों का समग्र जो स्वास्थ्य में सुधार होता है। आजकल बच्चे को बाहर खेलने के लिए समय नहीं मिल रहा है। माता पिता को चाहिए कि क्या चाहिए कि वह अपने कार्यालय समय को पुनर्योजित करें ताकि बच्चों के साथ खेलने के लिए अधिक समय निकाल सके। नहीं दोस्तों, कार्यालय समय के साथ आपको जो है चेंजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा बोल रहा है वह बाहर खेलना अनिवार्य बनाए। हाँ, इसको कंसिडर किया जा सकता है। आगे देखते हैं, बच्चों को स्कूल ना भेजे, ये भी नहीं हो सकता है, पहला भी नहीं हो सकता है। वह घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करे। भैया उनका आउटडोर गेम करना है ना। तो ये देखो बाहर खेलने जाने की बात करी जा रही है ना, इसका मतलब ये भी नहीं। तो मेरा जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तो कट है। ऑप्शन नंबर
बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्टार का तात्पर्य 12 है, एट द रेट का तात्पर्य 48 है, डॉलर का तात्पर्य 24 है और एक्सक्लेमेटरी साइन का तात्पर्य 6 है, तो निम्नलिखित में से किस गणितीय समीकरण का मान 90 होगा? जरा ध्यान से देखो, पहला वाला उठाया जाए। सो 24 मल्टीप्लाई एट द रेट इज 48। ओके, तो भैया ये तो बहुत आगे बढ़ गया है, इसमें डिवाइड का कुछ खेल है क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। सेकंड वाला उठाओ, 24 डिवाइड स्टार मीन्स 12 मल्टीप्लाई एट द रेट मीन्स 48। जी हाँ, ये हो सकता है, और -6। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, 2 इंटू 48 -6, दैट मीन्स यस। कितना हुआ ये? 96 से 9 गया, कितना हुआ? 90 मान आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर हैश के स्थान पे बदलें और एक संतुलित समीकरण प्राप्त करें। संतुलित, ठीक है। आइए पहला वाला उठाया जाए, तो प्लस इज इक्वल टू, तो 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 -2, है ना। तो यहाँ कितना हुआ? ये नहीं होगा। दूसरा वाला उठाते हैं, 24 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4 -10 प्लस 2। देखो 32 और 2 34 से 10 गए 24। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट, फैक्ट्री में पहली बार अपराध के लिए मैनेजर या तो कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है, या उस पर बड़ा जुर्माना लगा सकता है, या फिर उसे लिखित चेतावनी दे सकता है। पहली अपराध करने पर कौन कौन सी चीजें हो सकती है? या तो मैनेजर कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है, या तो उस पर बड़ा जुर्माना लगा सकता है, या फिर उसे उसे लिखित चेतावनी दे सकता है। जे नामक अकाउंटेंट ने 1200 रुपए राशि का गबन किया। चलो बहुत बढ़िया, यह जे का पहला अपराध था। तो क्या कौन कौन सी चीज हो सकती है? या तो मैनेजर उसको बर्खास्त कर सकता है, या तो उस पर बड़ा जुर्माना लगाया लग सकता है, या तो उसे लिखित चेतावनी दी जा सकती है। तो प्रबंधक क्या करना चाहिए? जे को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि बर्खास्त कर सकता है। उसे मिलकर व्यवहार में बधाई देना चाहिए? नहीं। 5 रुपए, भाई बड़ा अमाउंट का जुर्माना लगना चाहिए था। उसके बाद जे को फोन पर चेतावनी नहीं, लिखित चेतावनी देनी होगी। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आज का द बेस्ट क्वेश्चन है। सोचना है इस क्वेश्चन को। देखो, एक ट्रॉफी के लिए 16 टीम भाग लेती है। कितनी टीम? 16 टीम भाग लेती है, जिन्हें उनकी रैंकिंग के अनुसार 1 से लेके 16 का नंबर दिया गया है। क्वालिफायर मुकाबले में टीम अपनी रैंक के ठीक नीचे वाली रैंक वाली टीम का सामना करता है। उदाहरण के लिए टीम 1 को टीम 2 से खेलना है, टीम 3 को टीम 4 से खेलना है, और इसी तरह बाकी को भी खेलना है। यह देखा गया कि कम रैंकिंग वाले टीम हमेशा जीत रही है। बताएं कि इनमें से कौन सी 2 टीम सेमीफाइनल मैच खेलेगी। देखो जरा, 16 टीम भाग ले रही है और उनकी रैंकिंग 1 से 16 तक है, और किस तरीके से खेल रही? 1 2 से खेल रही है। मतलब 1 2 के साथ खेलेगी, 3 4 के साथ खेलेगी, 5 6 के साथ खेलेगी, 7 8 के साथ खेलेगी। अरे समझ में आ रहा है? और क्या बोल रहे हैं? और इसी तरीके से डॉट 15 16 के साथ खेलेगा। ठीक है, अब जरा देखो, अब बोल रहा है इसी तरह बाकी को भी खेलना है। यह देखा गया, क्या देखा गया जी? कि कम रैंकिंग वाली टीम हमेशा जीत रही है। भाई एक नंबर पे जो है, एक तो वो टीम तो ज्यादा अच्छी है, मतलब वो ज्यादा अच्छी रैंक है। कम रैंकिंग वाली टीम मतलब कौन होगी? ये 2 4 6 8 16, ये लोग जीतेंगे। इसका मतलब क्या? पहला जो नॉकआउट हुआ जीत गए ये। ठीक है, पहला जो नॉकआउट हुआ जीती कौन? ये। अब देखो 2 के साथ तो
क्या बोले, क्वार्टर फाइनल कौन कौन जीती, क्वार्टर फाइनल, ये देखो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कौन कौन जीती, 2, 4, 8, 6, 12 और 16 जीती। कौन कौन जीती, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 जीती क्वार्टर फाइनल को। अब क्वार्टर फाइनल जो जीतेगी उनके बीच में सेमीफाइनल के लिए मैचेस होंगे, अरे हाँ की ना, है ना। तो अब सेमीफाइनल के लिए मैचेस होंगे, सेमीफाइनल के लिए। तो देखो अब तो क्वार्टर फाइनल तो भाई ये लोग खेलेंगे एक दूसरे के साथ 2-4 के साथ, है ना। उसके बाद 6-8 के साथ, है ना। फिर 10 किसके साथ, 10-12, उसके बाद 12 हो गया और 14-16 के साथ, ठीक है। ये लोग क्या खेलेंगे, ये लोग क्या खेलेंगे, सेमीफाइनल के लिए खेलेंगे। मतलब यहां पर कौन होगा, ये होगा क्या, आपका क्वार्टर फाइनल। अब देखो सेमीफाइनल पे कौन कौन टीमें पहुंचेंगी, सेमीफाइनल पे फिर से कम रैंक वाली टीमें, कम रैंक वाली, मतलब 4, 8, 12 और 16 पहुंचेगी कौन, सेमीफाइनल के लिए। और सेमीफाइनल मैच आपस में होगा 4 का 8 के साथ और 12 का 16 के साथ। तो देखो 4, 8 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, लेकिन 12 और 16 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आया कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल मैच खेलेंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक है। निष्कर्ष, निर्धन व्यक्ति शिक्षित होता है। गलत, प्रतिकूल परिस्थिति सीखने का अवसर प्रदान करती है, इसलिए अच्छा शिक्षक यहां पर कहा गया है। इसका मतलब मेरा जो है केवल निष्कर्ष दूसरा पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 गणितीय संकरण को जो है स्थान आपस में बदले और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करें। ओके, इसको बदलना है ना। चलिए डिवाइड और जो है मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया जाए तो 16 - 24 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 104 क्या शून्य आ रहा है। यहाँ हुआ ये कितना, यहाँ हुआ कितना, ये 12 और 12 इंटू 10 मतलब हो गया ये 120 माइनस 120 और यहाँ 16 और 104 यहाँ हो गया प्लस 120, जिन दोनों का क्या होगा, शून्य होगा। जी बिल्कुल, 1 नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है सभी मनुष्य मैकेनिक है और सभी मैकेनिक इंजीनियर है। सभी मनुष्य जो है, सभी मनुष्य जो है वो क्या है, वो मैकेनिक है। वो क्या है, वो मैकेनिक है। और सभी मैकेनिक जो है वो इंजीनियर है, सभी मैकेनिक इंजीनियर है। चलिए निष्कर्ष जो 100% एक्यूरेट होगा, 100%, नो कंफ्यूजन शुड बी हैपन। कुछ मैकेनिक मनुष्य है, कुछ मैकेनिक मनुष्य, ये वाला जो सेक्शन के मैकेनिक होंगे वो मनुष्य है, बिल्कुल सही। कुछ इंजीनियर जो है मैकेनिक है, बिल्कुल, ये वाले सेक्शन के जो इंजीनियर हैं वो मैकेनिक है, इसका मतलब ये भी सही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ए क्यू की बहन है, सी क्यू की मां है, पी सी का पिता है, ई पी की मां है। बताएं कि क्यू पी का या की क्या है। देखो ए जो है वो क्यू की बहन है, सी जो है वो क्यू की मां है, पी जो है वो सी के पिता है और ई पी की मां है। अच्छा, बहुत ऊपर तक चले गए। ई जो है वो पी की मां है। अब क्या बोला जा रहा है कि क्यू पी का क्या है, क्यू पी का, भाई मुझे क्यू का यही नहीं पता कि उसका जेंडर क्या है, ना लड़का है कि ना लड़की है, ये तो पता ही नहीं है मुझे। इसका मतलब मैं तो निर्धारित ही नहीं कर सकता कि क्यू पी का कौन होगा, इसका मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़े और वहां विकल्प चुने और वह विकल्प चुने जो कथनों के आधार पर सही नहीं है। ओके, 6 आम की लागत 4 सेव की लागत के बराबर है और 8 सेव की लागत 2 कटहलों की लागत के बराबर है। देखो
छह आम की कीमत 4 सेव के कीमत के बराबर है, और बोल रहे हैं 8 सेव की लागत 2 कटहल के इसकी लागत के बराबर है। अगर मुझे तीनों को कंपैरिजन करना है, आम, सेव और कटहल, तो उनकी एंटिटीज सेम होनी चाहिए, मतलब उनकी क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। दोनों ही, ये पहला केस, ये दूसरा केस, क्या सेम है? सेव सेम है। तो सेव को सेम कर दो, यहां 8 सेव है तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी डिवाइडेड बाई, कटहल भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब 4 जो सेब होंगे वो 2 कटहलों के बराबर है। इसका मतलब 6 आम 4 सेब के बराबर है और 4 सेब 2 कटहलों के बराबर है। ठीक है, समझ गए? चलो अब देखते हैं कौन सा सही नहीं है, वो चुनना है। कटहल इन सभी से सबसे महंगा है, बिल्कुल भाई सबसे महंगा, तो ये सही है। एक आम उतना महंगा नहीं है जितना एक सेब है, बिल्कुल, क्योंकि सेब तो ज्यादा महंगा है आम से, बिल्कुल सही। एक सेब एक कटहल से सस्ता है, बिल्कुल, क्योंकि कटहल सबसे महंगा है। और चौथा बोल रहा है एक सेब उतना महंगा नहीं जितना एक आम है। एक सेब उतना महंगा नहीं जितना आम है, ये तो गलत हो गया भाई। सेब तो ज्यादा महंगा है आम से, इसका मतलब गलत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। योगेश अल्पेश से लंबा है किंतु धर्मेश से छोटा है। सुरेश राजेश से छोटा है। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है। रमेश धर्मेश से लंबा है किंतु सुरेश से छोटा है। इन सभी से छोटा कौन है? आइए बनाया जाए। योगेश जो है वो अल्पेश से लंबा है, अल्पेश से लंबा है, किंतु धर्मेश से छोटा है, धर्मेश से छोटा है। सुरेश राजेश से छोटा है, सुरेश राजेश से छोटा है, और इसको मैं भी छोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी मुझे ना सुरेश पता है ना राजेश पता है। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं, इसका मतलब अल्पेश से छोटा है। हरीश कौन छोटा है? हरीश अल्पेश से छोटा हो गया। रमेश धर्मेश से लंबा है, रमेश जो है वो धर्मेश से लंबा है। कौन? रमेश, कौन? RMS, रमेश धर्मेश से लंबा है, किंतु सुरेश से छोटा है। SURES, सुरेश से छोटा है। अब देखो इस वाले को जो छोड़ा था, सुरेश राजेश से छोटा है, इसका मतलब सबसे लंबा कौन हो गया? राजेश, और सबसे छोटा हरीश, और 1 2 3 4 5 6 7 बीच में, चौथा वाला धर्मेश बीच में। आइए पढ़ते हैं, इन सभी से सबसे छोटा कौन है? हरीश है, ऑप्शन नंबर डी। कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऊंचाई के अनुसार कौन बीच में है? बीच में कौन है दोस्तों? धर्मेश है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर हैश चिन्ह को बदले और एक संतुलित समीकरण प्राप्त करें। चलो पहला उठाओ, तो 14 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 19 प्लस 6। लेट अस सी, 27 प्लस 14 19 प्लस 6 नहीं, बराबर नहीं है, कट। दूसरा उठाओ, 14 इज इक्वल टू 19 इंटू 3 माइनस 19 प्लस 6। तो 27 प्लस 6 माइनस 19, ये हो गया आपका 33 से 19 गए। जी हाँ, 14 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, निम्न अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं और फिर उनमें से वह शब्द चुनें जो शेष से भिन्न हो। देखो जरा, पहला वाला क्या दिख रहा है? क्लॉथ, पहला वाला क्लॉथ। दूसरा वाला क्या दिख रहा है दोस्तों? दूसरा वाला क्या दिख रहा है? क्लोव, लॉन्ग जो होता है ना, क्लोव। तीसरा दिख रहा है चिली, मिर्ची। चौथा क्या दिख रहा है? म्यूसिन, सॉरी म्यूसिन नहीं, क्यूमिन, क्यूमिन। ये सारे मसालों में आते हैं, क्लॉथ अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीनिवास एक गणितज्ञ है और इसलिए यह संगीतज्ञ नहीं हो सकता। श्रीनिवास एक गणितज्ञ है और इसलिए वह संगीतज्ञ नहीं हो सकता। जिन लोगों को गणित की समझ नहीं होती वे गणितज्ञ, जिन लोगों को संगीत की समझ नहीं होती वे गणितज्ञ बन जाते नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
संगीत और गणित एक साथ नहीं चलते, इसको मैं भी कंसिडर करता हूं। अधिकांश गणितज्ञ अच्छे संगीतज्ञ नहीं होते, नहीं, ये भी नहीं बोला जा सकता है। कोई भी संगीतज्ञ एक गणितज्ञ नहीं बन सकता। भाई ये कोई भी क्यों बोल रहे हो, इम्पॉसिबल वाली चीज बोल रहे हो, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरण में दो चिन्हों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो वह सत्य सिद्ध होगा। बताए कि वो दो चिन्ह कौन है। तो सबसे पहले प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज किया जाए तो 5 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 12 प्लस 4 इज इट इज इक्वल टू 3। लेट अस चेक इट आउट। तो 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 12 प्लस 4, नहीं ये सॉल्व नहीं होगा, 3 के बराबर नहीं होगा, गलत। दूसरा वाला, तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस के जगह डिवाइडेड 12 और इसकी जगह माइनस 4 इज इट 3। लेट अस सी। तो डिवाइड बाई 12 माइनस 4, ये कितना हुआ, 4 से 2 बार, ये 4 से 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हुआ 7, 7 से 4 गए, तो जी हाँ हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, एक परिवार में दादी, पिता, माँ, उनके 4 बेटे और उन चारों की पत्नियां शामिल हैं। साथ ही प्रत्येक बेटे को एक बेटी और 2 बेटे हैं। कुल मिलाकर परिवार में कितनी महिलाएं हैं। देखो यहीं से बनाएंगे, दादी, माँ, 1 2, उनके 4 बेटे और उनकी 4 पत्नियां, मतलब 4 यहां पत्नियां हो गई, ठीक है। तो देखो 1 2 और 4 हो गए 6 लोग, और प्रत्येक, और साथ ही प्रत्येक बेटे की 1 बेटी और 2 बेटे, 1 बेटी मतलब 4 और, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 लड़कियां होंगी, 10 महिलाएं होंगी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा स्टार, 5 स्टार लगा लो, है ना, अभी पता चलेगा। P is greater than Q and Q is less than or equal to C, which is less than or equal to B, which is equal to M and M is greater than D। ये मेरा आ गया कथन, ये मेरा आ गया कथन। अब जरा ध्यान से देखना, निष्कर्ष में पहला बोल रहा है M is greater than Q, M is greater than Q। अब जरा यहां देखो, ये जो M है क्या Q से बड़ा है। देखो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ये एक केस हो सकता है, लेकिन मैं 100% ये नहीं बोल सकता क्योंकि भाई यहां पर बराबर वाला भी साइन लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको अभी रखूंगा। दूसरा देखो, D इज लेस देन और इक्वल टू Q। D जो है वो लेस देन और इक्वल टू Q है। देखो Q भी यहां छोटा है और D भी यहां छोटा है, इसका मतलब ये तो नहीं बन सकता। M इज इक्वल टू Q। देखो यहां मैंने क्या बोला था, M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, जो इस कथन से निकल के आ रहा था, लेकिन ये वाले केस में ये कहा गया कि M इज ग्रेटर देन Q, और तीसरे वाले केस में बोल रहे हैं M इज इक्वल टू Q। तो भाई ये भी एक केस हो सकता है ना। चौथा वाला देखो, C इज लेस देन D। C जो है वो D से छोटा है। देखो यहां C भी छोटे में है और D भी छोटे में, मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब जरा ध्यान देना, इस कथन से क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, इस कथन से निकल के आ रहा है कि M इज या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू C, और इसमें 2 केसेस बनते हैं, या तो M Q से बड़ा होगा या तो M Q के बराबर होगा, और यही दोनों केसेस 1 और 3 में कहे गए हैं। इसका मतलब या तो केवल 1 या तो केवल 3 सत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मिनट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 100 छात्रों की एक कक्षा में 63 छात्र को सेव पसंद है और 76 छात्रों को संतरा पसंद है। कितने छात्रों को केवल सेव पसंद है? देखो
63 को सेव पसंद है और 76 को संतरे पसंद है। अब 100 तो छात्री हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है 139। ये जो 39 एक्स्ट्रा हुए ये कौन है भैया? ये वो लोग हैं जिनको दोनों पसंद है। वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम 39 दोनों वाले, ठीक है। सेव पसंद वाले कितने थे? सेव पसंद वाले 63 थे, जिसमें से 39 हो चुके हैं, तो बाकी कितने बचे? 24 बचे। तो केवल सेव पसंद कितने लोगों को होगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 लोगों को। अब जरा यहां संतरा की भी बात कर दी जाए। संतरा कितने लोगों को पसंद है? 76, जिसमें से 39 हो चुके हैं, बचा कितना? 37। तो दोस्तों ये था वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितने को सेव और संतरा दोनों पसंद है? तो भाई कितनों को संतरा और सेव दोनों पसंद है? 39, 39। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रणेश के, अच्छा ओके दोस्तों, टाइपिंग में यहां पर एक मिसिंग हो गया था। लेट मी गिव यू द फुल थ्योरी ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो पूरा क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूं, सुन लीजिएगा। अशोक के ठीक दाहिने जय खड़ा है। अशोक के ठीक दाहिने जय खड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट है जय और प्रणेश के बीच में सुभाष है। तीसरा है बाला और सुभाष के बीच में केवल प्रवेश खड़ा है, केवल प्रणेश खड़ा है। और ये जो कहानी है ये है 5 मित्रों की। अब देखो 5 मित्र है जिनके नाम, इनमें से एक जन छूटा हुआ है। देखो बाला हो गया, जय, सुभाष, अशोक हो गया, और एक और कौन होगा? प्रणेश। हाँ प्रणेश नहीं है इसमें, तो एक जन और है प्रणेश, ठीक है, एक जन और है। 5 मित्र हैं। पहला बोल रहा है अशोक के ठीक दाहिने जय खड़ा है। तो देखो 5 जन है, अशोक के ठीक दाहिने जय खड़ा है, ठीक दाहिने जय खड़ा है। जय और प्रणेश के बीच सुभाष है। जय और प्रणेश के बीच सुभाष है। अगर मैं यहां पर ले लूं कौन? प्रणेश, तो बीच में तो अशोक आ गया, लेकिन बोल रहा है क्या? जय और प्रणेश के बीच सुभाष है। जय और प्रणेश के बीच यहां कौन आ गया? सुभाष है, ठीक है। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बाला और सुभाष के बीच में केवल प्रणेश है। तो बाला यहां आ गया, बाला और सुभाष के बीच में सिर्फ प्रणेश है। ये बन गए मेरे 5 फ्रेंड्स की स्टैंडिंग लीनियर, ठीक है। आओ अब देखते हैं प्रणेश के दाहिने कौन खड़ा है। प्रणेश के दाहिने कौन खड़ा है? दाहिने है ना, ठीक है। प्रणेश के दाहिने कौन खड़ा है? देखो बाला। कौन? बाला। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कौन कौन एक दूसरे के अगल बगल है। इसको मैं एक बार फिर बना दूं, यहां अशोक, यहां जय, यहां सुभाष, यहां प्रणेश और यहां बाला। बोल रहा है कौन कौन एक दूसरे के अगल बगल खड़ा है। अशोक प्रणेश, अशोक प्रणेश नहीं भाई। सुभाष बाला, सुभाष बाला नहीं भाई। अशोक सुभाष, अशोक सुभाष नहीं भाई। जय सुभाष, जय सुभाष, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बीच में कौन है? देखो तो जरा बीच में कौन है? सुभाष है ना, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्न कह रहा है सप्ताह के किस दिन विमल अपना जन्मदिन मनाएगा? कथन पहला, यह फरवरी में पड़ता है और 21 फरवरी को मंगलवार है, ठीक है। यह माह के अंतिम दिन में आता है।
अब जरा इन दोनों कथनों से ये बताओ कि मैं क्या इस कथनों से ये समझ पा रहा हूं कि ये एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल ईयर हुआ तो मंथ खत्म हो जाएगा 28 में, अगर लीप ईयर हुआ तो मंथ खत्म होगा 29 में। मतलब दोनों ही केस में जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भैया कौन से दिन में ये जो है खत्म होगा। इसका मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो अपना कौन से दिन जो है जन्मदिन मनाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, सूचना अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं का ऐसे संयोजन चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर सार्थक अंग्रेजी शब्द बनते हो। देखो जरा इसको ध्यान से। पहले वाले को इसके क्या करना है ना दोस्तों, बनाना है ना, ऑप्शन के तहत बनाना। चार मतलब एस, फिर टी, फिर ए, फिर आर, फिर वी, फिर ई, ये बन तो गया। स्टार मतलब भूख लगना, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चार मित्र अर्जुन, पवन, नीरज और सुनील में से कौन सबसे भारी है। कथन पहला बोल रहा है अर्जुन और पवन का भार एक समान है। अर्जुन और पवन का भार एक समान है और पवन का भार नीरज से अधिक है। पवन का भार नीरज से अधिक है किंतु सुनील से कम है। इसका मतलब सबसे भारी पता करने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट से मुझे पता चल गया कि भाई सुनील जो है कौन सबसे भारी है। इसका मतलब दोनों कथन आवश्यक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बी का जो रिलेशन 8 के साथ है, सी का क्या होगा। बी मतलब 2 होता है, प्लेस वैल्यू जो आपका वर्णमाला इंग्लिश की, इसका क्यूब है ये, इसका क्यूब क्या है 8। तो सी मतलब 3 नंबर, इसका क्यूब कितना होगा 27। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। बी सी का इकलौता बेटा है। बी सी का इकलौता बेटा है जिसकी, यानी सी की कोई बेटी नहीं है, के सी के पोते की पत्नी है। बी के का क्या हुआ। देखो बी जो है सी के इकलौता बेटा है। बी सी का इकलौता बेटा है जिसकी कोई बेटी नहीं है, मतलब बी अकेला लड़का होगा। के जो है सी का पोते, सी का पोता मतलब बी का जो बेटा होगा। सी के पोते की पत्नी है कौन भैया, के। तो पूछ रहा है बी के का कौन हुआ भाई, कौन हुआ बताओ तो, ससुर हुआ ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया, ससुर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, है ना। लेट मी नो दोज थिंग्स व्हाट एवर यू आर फीलिंग, है ना। ठीक है गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।